करवाता हूं। समाजवादी पार्टी से हैं आशीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और उन्हीं के बगल में बैठे हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता और समाज सेवी संदीप यादव जी। सर आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। और भाजपा की तरफ से युवा चर्चित चेहरा प्रदीप पांडे जी भी हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रदीप पांडे जी के सहयोगी जो हैं वो सुशील पांडे जी भी हैं आज के लाइव डिबेट में, मैं आपका ही बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भी आपके चैनल का और सारे समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से और अब तक जनता के कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि भाजपा और सपा के दोनों पक्ष के नेताओं से जनता पूछना चाहती है। तो वो सवाल जो जनता पूछना चाहती है उस सवाल को आज मैं जनता की तरफ से दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता आशीष यादव जी से ये पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, विधानसभा का जो चुनाव गया है उसके बाद जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है बेईमानी करके चुनाव जीती है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को हर विधानसभा से अपने नेताओं से जो है जो उन्होंने कहा था कि हमारे वोट का मतलब कट गए हैं, वो करके इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ भेज दिया गया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को अपना वो भेजेंगे और वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ये चुनाव जहाँ तक है कटा हर जगह है। हमारे गांव में खुद हमारे छोटे भाइयों को कट गया। हाँ, ये आरोप आप भाजपा के नेताओं पे लगा। हाँ। ये मैं जैसे कि अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने आरोप लगाया और कहीं ना कहीं आशीष यादव जी जो भी यहाँ के नेता हैं समाज पार्टी, वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाजपा जो है वो चीटिंग करके सत्ता में आई। इस पे आपका क्या कहना है प्रदीप पांडे जी? देखिए, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मानसिकता साफ व्यक्त होती है। बाकी इसी को लेके वो जनता में हंसी के पात्र भी हो गए थे। तरह तरह के वीडियो, हर रील्स उनके प्रतिबंध के चल रहे थे, तो उनकी मानसिकता इससे साफ पता चलती। देखिए, मैं हूँ पार्टी का पदाधिकारी, मेरा खुद का वोट नहीं है, वोटर आईडी मेरा भी नाम नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या कहूँ? मुझे भाजपा ने या सपा ने मेरा हटवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी अगर आप देखिए पूरी विधानसभा में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो 5 के 5 सीटें जो यहाँ की विधानसभा की गई हैं तो इस तरह से नहीं हो पाती। बाकी उनकी मानसिकता इससे साफ झलकती है कि वो क्या, जैसे वो कुछ नहीं। आप ये कहना चाहते हैं आजमगढ़ में जितनी सीटें हैं सब पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो अगर कहीं ना कहीं चीटिंग हुई होती तो यहाँ पे, तो आशीष जी इस पे आपका क्या कहना है कि अगर उनका, जैसे प्रदीप पांडे जी का ये कहना है, अगर जैसे कि बीजेपी जो है वो चीटिंग करके अगर सत्ता में आई होती, उन्होंने कुछ ऐसे बेईमानी की होती, तो आजमगढ़ में कैसे जीते? आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ लोग समाजवादी पार्टी को एक तरफा लोग वोट देते हैं और हम लोग यहाँ लगातार जीतते रहे हैं। ये इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग जो है पूरा वोट पाते हैं, हमेशा जीतते हैं। तो समाजवादी गढ़ है, आजमगढ़ समाजवादी गढ़ है और यहाँ पे ढहने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे नहीं आने का चांस है। तो यहाँ पे अगर ये लोग बीजेपी वाले, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर बीजेपी वाले यहाँ पे कुछ अगर बेईमानी करना चाहे तो आप लोग बेईमानी होने नहीं देंगे? देखिए, अगर बेईमानी करना चाहेंगे तो सत्ता में है बीजेपी वाले, हम रोक नहीं सकते, प्रशासन उनका है, तो वोट तो हर जगह। यहाँ पे कह रहे हैं क्या विधानसभा चुनाव में और अब तक जो है प्रशासन बीजेपी की हेल्प करती है? देखिए, इस तरह की बेईमानी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। अगर वो वोट काटे हैं तो 2000, 4000, 10,000 इतना ही काट सकते हैं, सबका वोट तो वो काट नहीं सकते। इसलिए यहाँ भारी अंतर से जीतती है सपा हमेशा, और इस बार भी जीती है। इस बार भी। सुशील पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। जैसे ये लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता लोग कि यहाँ पे इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार आई क्योंकि यहाँ पे जो है वोट का जो रेशियो है, बहुत अंतर काफी ज्यादा है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक आजमगढ़ में बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो निरहुआ जी हमारे अभी नए सांसद बने हुए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने है, सपा वालों के सामने है, और ऐसा इतिहास दिखा दिया आप लोगों ने। पिछला उठा के देख लीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये दावा करते थे अखिलेश यादव जी कि हमारी ही सरकार रहेगी, लेकिन ये ऐसा कट गया, सारा सिस्टम इनका ऐसा बिगड़ गया, परिवार में ही परिवारवाद हो गया और सारे लोग अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और सुशील पांडे जी ने जैसे दो बात कही, परिवार में ही परिवारवाद की जो बातें सामने आ रही हैं, और इन्होंने आजमगढ़ के सांसद जो है दिनेश लाल निरहुआ की चर्चा की।
तो मैं उस पर भी आता हूँ। दिनेश लाल निरहुआ जी जो भाजपा के सांसद है, उनका ये कहना है कि आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक निकम्मे हैं। इस पे आपका क्या कहना है संदीप यादव जी? देखिए, ये उनका संस्कार है कि वो किसी का सम्मान नहीं करते। वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी अपशब्द उपयोग करते हैं। पहली बार उपचुनाव में जीते हैं, जिसमें सत्ता और प्रशासन का काफी योगदान रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब इस बार भी आप लोग कहते हैं अगर दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीते हैं तो ये प्रशासन की हेल्प से जीते हैं? आज चुनाव हो जाए, आज निरहुआ जी हार जाएंगे। अरे तो जीते हैं भाई, भविष्य में 2024 में फिर चुनाव है, देखिएगा यही निरहुआ जी बुरी तरह हारेंगे। अभी तो यही कह रहे हैं कि हमारे आजमगढ़ में आपका सिक्का नहीं चलेगा, लेकिन कैसे चल गया आप लोग बता दीजिए हमको जरा सा। अगर क्या बता दीजिए। हर जगह जब बेईमानी चल रही, हर जगह 2000 4000 इस तरह वोट काट देंगे तो क्या होगा? आपका गढ़ है, उसके बावजूद क्या बेईमानी चल गई? कैसे चल गई बेईमानी, बताइए? आपका गढ़ है अच्छा, ना। एक सीन। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये जो संदीप यादव जी बैठे हैं, आशीष यादव जी बैठे हैं, मेरे राइट साइड में प्रदीप पांडे जी, सुशील पांडे जी बैठे हैं। ये लोग चारों लोग आपस में एक दोस्त भी हैं और ये लोग इसी मड़ई में, बंदर बाबा की मड़ई में, ये लोग शाम को अक्सर ये लोग चाय की चुस्की साथ लेते हैं। पर कहीं ना कहीं ये लोग पार्टी इन लोगों की अलग है, तो इन लोगों को अपने पार्टी का पक्ष रखने का हक है। आप लोग ये मत सोचिए ये लोग पर्सनल हो रहे हैं, ये लोग पर्सनल बिल्कुल नहीं हो रहे। ये लोग अपनी पार्टी के दायरे में रहकर और अपने मित्रता के दायरे में रहकर लोग बात रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आशीष जी, मैं आपके पास आता हूँ। असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के, ये दिनेश लाल निरहुआ जी ने कहा। इस पे आपका क्या कहना है? निरहुआ जी ने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया है। मतलब जो अगर देश का, हम लोग भी हैं किसान के लड़के, आज 90% लोग जो है, आज गांव में देखिए अभी जो 25 तारीख को है आर्मी की वैकेंसी जो 4 साल के लिए है, अग्निवीर वाली। अग्निवीर 70% आप जाएंगे, सुबह में गाँव टहलेंगे, सब लोग दौड़ रहे हैं। यादव के भी लड़के, हर कास्ट के लोग दौड़ रहे हैं। तो क्या अगर वो है तो वो असली यादव नहीं है? ये उनका एक तरह से वाहियात सा बयान है। इनको समाज से सबसे क्षमा मांगना चाहिए कि हमने ये बहुत गलती की है, आप हमको माफ कर दीजिए। अच्छा, यादव समाज, जैसे संदीप भाई आप भी यादव हैं और समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते थोड़ा सा हट के मैं अगर यादव से पूछूं, आप यादव हैं, तो यादव होने के नाते आप दिनेश लाल निरहुआ जी को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के, इस पे आप कैसे देखते हैं? ये निरहुआ जी को बस यादवों को गाली देने के लिए रखा गया है। वो तो खुद यादव हैं दिनेश लाल जी, इसीलिए रखा गया है। आप यादवों को गाली दो, आप अखिलेश को गाली दो, क्योंकि अगर दूसरा कोई देता है तो उसमें पूरा बैकवर्ड समाज प्रभावित हो जाएगा, समझे आप? इसीलिए यादव को गाली दे रहा है तो सब लोग हंस रहे हैं। मस्त राजनीति के तहत ऐसा है क्या? दिनेश लाल जी को यादव लोगों को गाली लेने के लिए रखा गया है? ऐसा कुछ भी नहीं। उन्हें साफ शब्दों में जो भी बात बोली आपने, वो साफ शब्दों में बोला। बट इनके यहाँ के हैं जो संग्राम यादव विधायक जी, वो साफ तौर पे पूरी तरह से, धर्मेंद्र यादव जी भी वहाँ से लड़े थे, उनकी बोली क्या थी, उनकी वाणी क्या थी, वो दिनेश लाल यादव को साफ निरहुआ नचनिया बताए थे। उनकी मानसिकता आप सोचिए कितनी बड़ी मानसिकता है। यादव वो भी है, वो भी वहाँ सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, मामूली बात नहीं है। लेकिन वो वहाँ पे जाके उसको नचनिया का पद भी दिए, जबकि उनकी भी वीडियो बहुत तगड़े में चली। आपके यहाँ क्या चीज है उसके, उनकी मानसिकता आप जरा इनसे बताइए। ये क्या, यह कोई शब्द था? ये भी तो बात थी कि नचनिया किसी सांसद के चुनाव लड़। सुनिए सर, अगर वो साड़ी पहन के नाच रहे हैं, पूरे देश के सामने नाच रहे हैं, टीवी पे नाच रहे हैं, तो उनको नचनिया कहने में क्या दोष है? साड़ी ब्लाउज पहन के अगर वो नाच सकते हैं तो उसमें शर्म की बात नहीं। अगर नचनिया, कलाकार हैं, कलाकार वही है, लेकिन नाचने दीजिए। जो नाचता क्या, वो नचनिया कलाकार उसको कहते हैं, नचनिया नहीं कहते। अगर वो पढ़े लिखे होते हैं तो इसी अनपढ़ की तरह बातें नहीं करते हैं। हमारे विधायक जी काफी सभ्य हैं और पढ़े लिखे हैं। जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, नाचने वाले हैं, मतलब एक कलाकार हैं, उन्हें नाचने वाले भी कहते हैं। शब्द का प्रयोग किया, नाचने वाले का नहीं, कलाकार। अगर एक नाचने वाले हैं, वो नचनिया कहे हैं, नाचे भी हैं। बहुत सारी क्लिप उनकी वायरल होती है जिसमें साड़ी ब्लाउज लाली लिपस्टिक लगा के वो नाच रहे हैं। समाज में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज के पहले जब भाजपा नहीं थी, केवल जातिवाद पे सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से आज भाजपा आई है, मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद शब्द का नाम जो है ये खत्म हो रहा है। अच्छा, ये सुशील पांडे जी हैं जो हैं भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है और जब से भाजपा की सरकार आई है तो जातिवाद जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। ये आप कहना चाहते हैं? उसका जवाब आशीष जी आपसे मांगना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज हर जगह बुलडोजर चल रहा है।
आप देखिए बुलडोजर किस पे चल रहा है। एक लोगों को देख देख के बुलडोजर सबके ऊपर चलाया जा रहा है। यहाँ पूर्वांचल में देख लिया जाए, एसपी ऑफिस के आता हूँ आपके पास भी। एसपी ऑफिस के जस्ट बगल में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है, कौन इनामी आदमी है और किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। एसपी ऑफिस के ठीक बगल में धनंजय सिंह की बात आप कर रहे हैं। धनंजय सिंह के ऊपर वारंट था और वो, हाँ, ये तो वीडियो वायरल हुई थी। हाँ, उनके बगल में चल रहा है। और यहाँ पे एमएलसी हैं, विधायक हैं, जितने लोग हैं पूर्वांचल में आप चले जाइए, चाहे विनीत सिंह जी हो चाहे जो हो, ये लोग क्या है, ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग भी हैं, सब लोग हैं पूरे। और लेकिन चल रहा है बुलडोजर किसके ऊपर, सिर्फ यादवों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, लोगों के घरों पर चल रहा है। किसी ठाकुर या जो ठाकुर वर्ग है, आज यहाँ पर अभी आप जाइए तो छत्री लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे हैं। नहीं, ये ऐसा जैसे आप बोलते हैं सपा के बारे में, कभी कोई ये नहीं बोला कि पार्टी हमारे, ना माननीय योगी जी बोले, ना मोदी जी बोलेंगे ब्राह्मण ठाकुर हमारे हैं, ना कुछ है। आप एक शब्द का प्रयोग अभी किए हैं, आप एक शब्द का प्रयोग किए हैं, ये सपा का गढ़ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले शब्द का प्रयोग किया है कि सपा का गढ़ है, अखिलेश यादव जी हमेशा यहाँ जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता। आपने भी शब्द का प्रयोग किया। बाकी ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये जातिवादी पार्टी भी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। यहाँ पे क्यों कोई और नहीं था लड़ने वाला? आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को क्यों भेजे हो? और कोई लड़ने वाला नहीं था यहाँ पे। अपने ये सवाल है। हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको यहाँ पे कोई नहीं था उस लायक। आप बोले गढ़ है, गढ़ में से आप नहीं लड़ सकते थे, आप क्यों नहीं लड़े? इतने दिन से संग्राम यादव लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ने लायक हैं। बता रहा हूँ, देखिए पार्टी का जो बड़ा नेता होता है, मुखिया होता है, वो पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए। मैं प्रदीप जी आता हूँ। भारतीय जनता एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, क्यों लड़े? क्या बनारस में कोई काबिल नहीं था? मोदी जी बनारस से ही है ना सांसद, गुजरात से आके लड़े हैं। तो हम अखिलेश जी तो मैनपुरी से आके आजमगढ़ में लड़ गए, क्यों नहीं लड़ सकते? ये तो एक बकाया गया पब्लिक। निरहुआ जी गाजीपुर से आके यहाँ पे लड़े हैं, दिनेश लाल यादव जी। क्या नहीं, इनके आप लोग शायद बात समझ नहीं पा रहे। मैं आता हूँ, संदीप जी आता हूँ मैं। एक मिनट का जैसे धर्मेंद्र यादव जी जो हों वो अखिलेश यादव जी के भाई होंगे, तो इनके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी से क्या कोई और सांसदी का चुनाव नहीं लड़, यही आप कहना चाहते हैं? इतने बड़े गढ़ में क्या यहाँ का कोई नेता नहीं? उसका जवाब देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों और मजदूरों की पार्टी है, और बीजेपी जो है उद्योगपतियों और कलाकारों की पार्टी है। उद्योग, अच्छा ऐसा है तो ये धर्मेंद्र यादव हैं जो वहाँ से आके अतरौलिया में और आजमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। यादव सबसे बड़े किसान रमाकांत यादव, दुर्गा आता है रमाकांत यादव जी का नाम। ठीक मैं आता हूँ, आप लोग के पास आता हूँ। रमाकांत यादव जी का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं अभी रमाकांत यादव जी वो फूलपुर से साथ विधायक भी हैं और इस समय जेल में हैं। तो मैं उनकी बात पे, अच्छा अपराध जो है, अपराध कहीं ना कहीं ये लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अपराध जो है चरम पर था, गुंडई जो है बहुत ऊपरी लेवल पर थी। और भाजपा वाले कहते हैं जब से हमारी सरकारें आई हैं तब से अपराध का रेशियो घटा है। क्या ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप उठा के देखिए, रेशियो 2 गुना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप इसका सारा रिकॉर्ड थाने में जाके चेक करवा लिए, जिले पे जाके चेक करवाइए, इस तरह से कोई नहीं कंफर्म कर पाएगा। आप जाके सीधे थाने पे भी चेक करवाइए, सपा सरकार में क्या था और भाजपा सरकार में कितने अपराध हैं, अपराधियों के है। आज मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, रोजगार का है। बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है, नौजवान बेरोजगारी। आप ये बता दीजिए, योगी सरकार और मोदी जी की सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। आप बता दीजिए 2020 से पेट की परीक्षा 2020 में जब हुई थी, 19 के लास्ट में 20 के शुरुआत में जब हुई थी, उसके बाद आज 2 बार पेट हो चुका। बीच में एक भी वैकेंसी, एक वीडियो की आई थी, एक नेपाल की आई थी, दोनों वैकेंसी रद्द हो गई। उसमें जो है पेपर वगैरह लीक भी हुए थे। ठीक है की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, जो आपने शिक्षा मित्रों को अपने जियो में डाल रखा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनको जो है क्या नाम है, मतलब शिक्षक का मतलब परमानेंट कर देंगे। कैसे परमानेंट कर देंगे भाई? अगर एक इंटर पास और एक ग्रेजुएशन और बीएड और बीटीसी है, उसके समान शिक्षा पे कैसे आप अधिकार उतार सकते हैं? और दूसरी चीज, अगर ये बोले होते कि मैं क्या नाम है शिक्षा पे आता हूँ
अगर मैं सुशील जी मैं आपके पास लौटता हूँ। एक बात जैसे हो गया बेरोजगारी वाली बात, आदमी ये कह रहा है इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है, भाजपा शासन काल में महंगाई साथ साथ युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इसका सवाल मैं प्रदीप पांडे जी आपसे चाहूंगा। क्या महंगाई, हमें बता दें क्या महंगाई है? बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी अपना सब कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, किसी के पास कोई बेरोजगारी नहीं है। जो खाली बैठे हुए हैं उनके लिए बेरोजगारी, उनको कोई ला के देगा नहीं। यहाँ पे राशन की व्यवस्था प्लस सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही, वैकेंसियों की व्यवस्था, यार अग्निवीर की व्यवस्था की। 21 से 23 साल के बीच में आप नौकरी पा जाएंगे। नौकरी 4 साल आप नौकरी के, इसी उम्र में लड़के इधर बिगड़ते हैं, उस उम्र में आपको नौकरी मिल जा रही। आप सोच सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। 4 साल बाद जब वहाँ से आप रिटायर होंगे उसके बाद आपको तुरंत 12 लाख रुपए मिलेगा। अगर उस बीच आपको कुछ हो जा रहा है उसमें पूरे परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि बेरोजगारी की बात आई तो मैं भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास पहुंचूंगा, इससे पूछूंगा जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं अग्निवीर की जो भर्ती इन्होंने निकाली है उससे जिस उम्र में लड़के जो है खेलते कूदते हैं उस उम्र में ये लोग कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे देंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये अग्निवीर वाली योजना बेरोजगारी के हिसाब से तो सही है, लेकिन जो बच्चे 4 साल के लिए जाएंगे उनका भविष्य क्या है ये निर्धारित नहीं है। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। 12 लाख में भविष्य नहीं होता। जैसे वो 17 साल की उम्र में जाएंगे, वो तो ग्रेजुएशन करके नहीं जाएंगे, फिर वो आएंगे ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पढ़ाई में वो कैसे किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे। एक मिनट बात सुनिए यार। तो फिर उनका फ्यूचर कैसे बनेगा? 12 लाख रुपए से बन जाएगा या उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर कंपटीशन में बैठेंगे, फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे? ये सब तमाम चुनौतियां उनके सामने रहेंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 साल की अगर नौकरी 5 साल की नौकरी वो लोग करते हैं अग्निवीर की तो उसके बाद मतलब फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? फिर वो सारे रोजगार जो है ठीकाकरण पे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गए हैं। ये बताइए आप, तीसरा अगर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा है, ठेका ले रहा है, आप 10 लोग ला के रखिए, उसको परमानेंट तो है नहीं, जब चाहेगा निकाल देगा। 40 साल की उम्र में अगर उसको निकाल देगा कहीं और जाएगा। 1 महीने 2 महीने लोग नौकरी कर रहे हैं यहीं पास में, कई नौकरी लोग किए कॉन्ट्रैक्ट पे, जब चाह रहे हैं तब निकाल दे रहे हैं लोगों, नए लोगों को रख ले रहे हैं। तो कुछ प्रदीप जी क्या कहना है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियां जो आ रही नहीं, सब उसमें तो मौका मिल रहा उनको, कर तो रहे हैं नौकरी। आप इसमें ये तो नहीं कह सकते वो बेरोजगार हैं, नौकरी तो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यही मुद्दा है कि आप जो है परमानेंट रखिए ना। ये कौन सा होता है तरीका? क्या रखेंगे आप परमानेंट? अच्छा ये बता दीजिए, पिछली सरकार ने, जो आपकी सरकार थी जब प्रदेश में, तो आपने जो वैकेंसियां निकाल रहे थे उस पे हमेशा कोर्ट पर बैठ जा रही थी, कोर्ट में मामला चला जाता। अब बता दीजिए, जहाँ से 2 ऐसे मामले बता दीजिए जो कोर्ट में गया हो और फाइनल ना हो वैकेंसी, चाहे 68,000 हो, चाहे 69,000 हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हुई हो भाजपा सरकार में, उसका आपको रिजल्ट मिला होगा। ये आप जान लीजिए। पहले 72,000 वैकेंसी आज तक फाइनल नहीं हुई, अभी कोर्ट में चल रही भैया। 68,000 वाले में ओबीसी वाला अपना कोटा नहीं पाया है, आज तक नहीं पाया। जो चुनाव के समय योगी जी ने बोला था कि हम इसकी भर्ती पुनः निकालेंगे। अरे भाई, अधिकार है हमारा, कोटा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसमें लूट हो गई, ओबीसी SC कोटे की लूट हो गई, जिसे पुनः भरने का वादा किया गया था लेकिन भरा नहीं गया। वैकेंसी पूरा हुई ना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैकेंसी पूरा हुई ना? 68,000 69,000 वैकेंसी पूरा हुई ना? आपकी तरह 72,000 आरक्षण वालों को नहीं वरीयता दी गई। नहीं, ओबीसी का कोटा पूरा नील हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि ओबीसी वालों को नहीं वरीयता दी। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी कैटेगरी बांट दी गई थी, सबको जगह दिया गया है। उसमें आप जाके जियो निकाल के देख लीजिएगा। या तो योगी जी झूठ बोल रहे हो या ये बोल रहे हैं। योगी जी ने बोला था कि मैं 9,000 भर्तियां ओबीसी की इलेक्शन के बाद निकालूंगा। सबने, आपको शायद जानकारी होगी, किसी को है जानकारी? कहे थे ओम प्रकाश राजभर जी ने ये मुद्दा उठाया था। हाँ, जिसमें ओबीसी आयोग गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, वहां से आदेश हुआ था। बेरोजगारी पे भी बात हो गई, महंगाई पे भी बात हो गई, और ये जातिवाद जो टिप्पणियां तमाम बड़े नेता कहते हैं उन पे बात हो गई। अब बात हम शुरू करेंगे ये बाबा जी का बुलडोजर जो जगह जगह चल रहा है। बाबा जी को बुलडोजर शासी जी आप कैसे देखते हैं? बाबा जी का बुलडोजर जो है आज किन लोगों पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये देखिए आप।
जात विशेष लोगों के ऊपर चल रहा है। आपके रूहों में सिर्फ एक ही चीज है, जात विशेष। इसको जात विशेष नहीं कहते, इसको सीधे अपराधी का नाम दिया जाता है, सीधे अपराधी का नाम इसको दिया जाता है। जात विशेष का नाम आप मत लीजिए। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, मुसलमान सबके ऊपर चल रहा है। जात विशेष का नाम आप इसको मत दीजिए। सीधे अपराधी जो है वो सीधे अपराधी है। चाहे कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं जो अपराधी होता है उससे बुलडोजर चलता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन लोगों से, बीजेपी वालों से। ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, विनीत सिंह, समझे आप, संग्राम सिंह और ब्रिजकिशोर सिंह, शरण, ये तमाम बाहुबली हैं। किसके ऊपर बुलडोजर चला, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? ये तो पूछ रहे हैं ब्रिजेश सिंह, उनके भतीजे सुशील सिंह, तो ये लोग कह रहे हैं धनंजय सिंह, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? देखिए, भाजपा नहीं, भाजपा किसी का जाएगा, जिस दिन जुर्म सिद्ध हो जाएगा उस दिन उनको भी जेल जाना पड़ेगा, बुलडोजर लग जाएगा। जिसका सिद्ध हो गया होगा वो जेल जाएगा और वो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और अच्छी बात है, धनंजय सिंह पे 120 भी लगा हुआ अजीत सिंह मर्डर केस में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आप बता दीजिए। चल रही है, जांच चल रही, जांच उसकी पूरी हो, उस पर कार्रवाई भरपूर हो। पूरा देश जानता होगा मुख्तार अंसारी को, पूरा देश जानता होगा कि अपराधी है। लेकिन आपकी सरकार जब आई थी तो आप कभी ये कहे कि इनको जेल में डाल दीजिए, इनको जो है हमेशा के लिए। बात अभी बहुत सही बात मुख्तार अंसारी की जब आ गई तो उनके बेटे अब्बास अंसारी ईडी की जांच में अभी लगातार उनसे 2 से 3 दिन में जांच चल रही है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से उनका कोलैबोरेशन था, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी उनको पहले माना जाता था, ओम प्रकाश राजभर जी को। उनका ये कहना था कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के। सुना होगा बयान आप लोगों ने, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो किस सिंबल पर लड़े थे आप देख ही रहे हैं। तो उनके ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी लड़े थे, तो कैसे वो हमारे पार्टी के हैं? वो तो कह रहे हैं पार्टी हमारी बेशक है पर वो आदमी समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलायंस जो हुआ था, अगर आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के रहेंगे, दूसरे सिंबल से रहेंगे दूसरे पार्टी के रहेंगे। इलेक्शन के टाइम पे सीना ठोक के कहा था कि मेरा उनसे दोस्ती है, ओम प्रकाश राजभर जी ने, मुख्तार अंसारी की, मैं उनकी मदद करूंगा। और ये राजनीतिक लोग ये बदलते रहते हैं। एक सवाल और, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हो गए या मतलब मान लीजिए कि रमाकांत यादव जी हो गए, लोग कहने का मतलब ये है कि बाबा जी का बुलडोजर जो है वो जाति विशेष लोगों पे चल रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, ऐसा है क्या? इसी पे ये लोग राजनीति ही किए हैं, केवल जातिवाद जातिवाद जातिवाद। ये नहीं देखेंगे कि अपराध कितना बढ़ रहा है, अपराध कितना घट रहा है, हमारी सरकार में कितना अपराध घटा हुआ है, ये सबको पता है। सबको ये पता है कि आज हम अगर मान लीजिए कहीं छेड़छाड़ करते हैं या 302 करते हैं तो हमारा क्या कारनामा होगा। जैसे बुलडोजर उनके यहाँ चल रहा है तो हमारे यहाँ भी चलेगा। अपराध 90% बंद हो गया भैया। आप समाज में जाके देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, आंकड़े क्या देखिए, आंकड़े देखिए कितनी ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, कितनी जगह लूट हो रही है, कितनी ज्यादा जब से बेरोजगारी बढ़ी है लूट बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात में जो है बात यहाँ बिगड़ सकती है, पर मैं बता दूं आपको बात नहीं बिगड़ी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे अपराधी मुख्तार अंसारी थे, अपराधी भाई सुनिए तो ब्रिजेश सिंह भी थे। बाहर है, सुना बाहर हैं। ब्रिजेश सिंह दाऊद से अटैच थे, दाऊद इब्राहिम के आदमी थे। तो कौन जानता है? आप कैसे सर? अरे यार हम जानते। अगर आप सुने, बम्बई मेडिकल कॉलेज जे हत्याकांड में ब्रिजेश सिंह आरोपी थे। नाम आया था उनका, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। मेरी तो बात सुनिए भाई। और दाऊद इब्राहिम देशद्रोही है, देश का दुश्मन है, देश से भागा हुआ अपराधी है। हाँ, देश का मित्र, देश के दुश्मन का मित्र बाहर है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के माफियाओं की, बात होते होते यहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की आ गई। जब बात दाऊद की आ गई तो दाऊद से एक सवाल है करें, क्या ब्रिजेश सिंह जो हैं वो दाऊद के मित्र हैं जो इस समय बाहर हैं और एमएलसी भी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं बता दें आपको, समाज में सबको जीने का अधिकार है। हमारा ही मित्र अगर कोई मर्डर कर दे तो हम तो ये कहेंगे ना, तो हम उसको जानते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी जांच चल रही है, हो सकता है आरोपी ये भी मिल जाए। अगर आरोपी हो गए तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बुलडोजर जी का एक मिनट का और हमारी वीडियो रहेगी। वीडियो ये रहेगी कि जो बुलडोजर का जो चलन चला, कहीं ना कहीं विकास दुबे के शुरुआत हुआ।
विकास दुबे के घर से बुलडोजर चलना चालू हुआ। विकास दुबे के घर बुलडोजर चला और उसके परिवार वालों के साथ जो हुआ लगातार, जैसे खुशी दुबे आज भी जेल में है, तो इस पे आप लोग समाजवादी पार्टी लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये बुलडोजर जो है सिर्फ देख देख के चलाया जाता है, कहाँ बुलडोजर चलाना है। ये और लोगों पे, पूर्वांचल में बहुत सारे माफिया हैं और लोगों पे नहीं चल रहा है। आप देखिए कहाँ बात विकास दुबे कर रहा हूँ, विकास दुबे की बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरीके से विकास दुबे अपराधी था, उसने क्या कहना चाहेंगे? जांच में उनका भी नाम आया था। बाकी जब अपराधी है जो 6-7 पुलिसकर्मी मारे गए, उनका परिवार नहीं था। हमसे भी कई लोग बोले दुबे ने थोड़ी सी गोली चलाई। कहीं ना कहीं अब बात को समाप्त